नवंबर 2012 सोलर सिस्टम की बाउंड्री हीलियोपॉस को पार करने के बस 2 से 3 महीने के अंदर ही नासा का वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब अचानक से काफी स्ट्रेंज साउंड्स कैच करने लगा। इंटरेस्टिंगली ये स्ट्रेंज साउंड्स अगले कई महीनों तक लगातार बढ़ते ही जाने वाले थे। एज इफ कोई वॉयेजर 1 को वार्न करने की कोशिश कर रहा है कि समय रहते वापस लौट जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। नाउ ऑब्वियसली एक रॉकेट से 2 गुना तेज यानी लगभग 60,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ रहे वॉयेजर 1 के लिए पॉसिबल नहीं था ये कि रुक जाना, और इसीलिए वो आगे बढ़ता ही गया और बढ़ता ही गया। बट देन अगेन 2017 में वॉयेजर 1 को एक स्ट्रेंज साउंड सुनाई दिया विद इन द सेम 2 to 3 किलोहर्ट्ज रेंज, और इस बार इट वॉज मोर लाइक अ हम। एक ऐसा हम जो कंटिन्यूअसली बिना रुके बस बजते ही जा रहा था, जैसे मानो कोई वॉयेजर 1 को एक आखिरी वार्निंग दे रहा हो। लेकिन फिर भी वॉयेजर नहीं रुका और आगे बढ़ता गया, और उसके कुछ साल बाद 18 मई 2022 को नासा से खबर आती है कि वॉयेजर 1 ने अपनी सही लोकेशन बताना छोड़ दिया है। क्या इसका मतलब वॉयेजर 1 किसी के कब्जे में है, या फिर वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, या फिर वो बस सिर्फ हम तक डेटा नहीं पहुंचा पा रहा है? इन तीनों वजह में से कौन सी वजह है? Let's find this out in our today's video. So it was year 1963 जब नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में इंटर्नशिप कर रहे एक ग्रेड स्टूडेंट ने ये कैलकुलेट किया कि अगर हम किसी स्पेसक्राफ्ट को और गहरे अंतरिक्ष में तेजी से भेजना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ते में पड़ने वाले प्लैनेट, स्टार्स या मून्स की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके उस स्पेसक्राफ्ट को किसी स्लिंग शॉट जैसे मनचाही दिशा में फेंका जा सकता है। अब ये कॉन्सेप्ट अपने आप में ये काफी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू तो था, और इससे इंसानी सभ्यता अंतरिक्ष के अंधेरे कोनों तक भी पहुंच सकती थी। मगर फिर आने वाले कुछ सालों में JPL के ही एक और विजनरी ने इस आइडिया को आगे बढ़ाते हुए ये कैलकुलेट किया कि अर्ली 80s में एक ऐसी यूनिक प्लैनेटरी अलाइनमेंट बनने वाली है जिसमें चारों गैस जायंट्स जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस, इन सबको स्लिंग शॉट की तरह इजीली इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर सम बिगर पर्पस। अब दिस अपॉर्चुनिटी वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, लेकिन यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। ऐसे प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स काफी रेयर होते हैं और हो सकता है कि वो अगले 5 से 6 दशक तक फिर से रिपीट ना हो, इसीलिए जो करना है एकदम जल्दी करना था। सो इफेक्टिव आइडिया लाने के साथ जरूरत थी तेज एग्जीक्यूशन की। नासा के साइंटिस्ट तुरंत ही अपने काम पर लग गए और उन्होंने किसी वोक्सवैगन फैमिली कार से भी हल्के वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 नाम के 2 आइडेंटिकल स्पेस प्रोब्स डिजाइन कर डाले फटाफट, जिनके अंदर गोल्डन रिकॉर्ड को रखा गया था एलियंस के लिए। अब ये गोल्डन रिकॉर्ड क्या है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं डिटेल में, आप ऊपर आई बटन दबाकर उसे देख सकते हो, या फिर सिंपली टाइप करना गेट सेट फ्लाई साइंस वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट। बट एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, जब ये प्रोब्स रेडी थे बारी थी उनको लॉन्च करने की, एंड फॉर द परफेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द स्लिंग शॉट वो किया गया साल 1977 में, यानी तब जब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ऑलमोस्ट एक सीधे लाइन में आए, उसके जस्ट 2 से 3 साल पहले। सो प्लान एकदम सेट था। अगले कुछ आने वाले सालों में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने 16 प्लूटोनियम पावर्ड थ्रस्टर्स, 3 स्टेबिलिटी देने वाले गायरोस्कोप्स और कई ग्रेविटी, रेडिएशन और मैग्नेटिक फील्ड्स नापने वाले डिवाइसेस के दम पर अपने अपने रिस्पेक्टिव काम बखूबी किए भी, जिसे भी हमने उस वीडियो में डिस्क्राइब किया है। बट इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो नहीं कवर किया है वो ये है कि ये दोनों प्रोब्स ओरिजिनली सिर्फ मैक्सिमम 10 सालों के लिए ही काम करने वाले थे, पर बाय चांस, नसीब से ये इतने ड्यूरेबल निकले कि सोलर सिस्टम के बाहर के एनवायरनमेंट यानी इंटरस्टेलर स्पेस और इंटरस्टेलर मीडियम की जांच के लिए उन्हें फिर सोलर सिस्टम के बाहर भेज दिया गया। वॉयेजर 1 को प्लैनेटरी प्लेन से सॉर्ट ऑफ परपेंडिकुलरली ऊपर, तो वॉयेजर 2 को उससे परपेंडिकुलरली नीचे। और अगर देखा जाए तो यही है वॉयेजर 1 में करंटली आ रही गड़बड़ियों की वजह। एक्चुअली हमारा सूरज जब चारों दिशा में सोलर विंड स्प्रेड करता है तो गर्म आयोनाइज्ड गैसेस या सिंपली प्लाज्मा से भरे ये सोलर विंड्स सुपरसोनिक स्पीड से सोलर सिस्टम के बाहर ट्रैवल करते हैं। अब क्योंकि सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद इंटरस्टेलर मीडियम हमें जितना लगता है उतना खाली नहीं होता, उसमें मौजूद गैस और डस्ट पार्टिकल्स सोलर विंड्स को अपोज करते हैं और उन्हें साउंड की स्पीड से नीचे लेकर आ जाते हैं, क्रिएटिंग अ बाउंड्री एंड अ बबल अराउंड द सोलर सिस्टम। पर जैसे कि हम देख सकते हैं, टर्मिनेट
रेडिएशन शॉक कही जाने वाली इस बाउंड्री के पार सोलर विंड सिर्फ साउंड के स्पीड के ही नीचे आते हैं, कंप्लीटली थम नहीं जाते, यानी इंटरस्टेलर मीडियम के अगेंस्ट वो पुश ही ना कर पाए। इतना कमजोर होने के लिए उन्हें हीलियोशीथ नाम का कुछ और रीजन भी लांघना पड़ता है, thus creating another bubble called heliosphere and its boundary called heliopause। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो सोलर सिस्टम के अराउंड 2 बबल्स हैं और उसमें से बाहरी हेलियोस्फीयर के बाहर निकलने पर ही कोई स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर मीडियम या स्पेस में पहुंच चुका है, ऐसा माना जाता है। अब वॉयेजर 1 के केस में ये इंसिडेंट हुआ 2012 के अगस्त महीने में और इसी के बाद उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटनी शुरू हो गई। सो क्या इसका मतलब तभी से ही वो किसी इंटरस्टेलर एलियन सभ्यता के रेडार में आ चुका था? Well, kind of, not exactly। अब अगर हम पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते हैं तो इनमें से 2 चीजें होगी। पहला कि एलियंस एक्चुअली में हैं और वो हीलियोपॉज पार करके हमारी ओर बढ़ रहे हैं, या फिर दूसरा हो सकता है कि वॉयेजर हमें फॉल्स सिग्नल्स भेज रहा है। अब यहाँ पर क्या सच है और क्या गलत, इसे जानने के लिए हमें वॉयेजर से आते हुए सिग्नल्स को अच्छे से जानना होगा, क्योंकि जेन्युइनली ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कोई एलियन स्पेसशिप हमारे वॉयेजर को समझने की कोशिश कर रही है, या फिर इंटरस्टेलर स्पेस में जो कॉस्मिक साउंड है वो वॉयेजर हमें सुना रहा है। अब स्पेस की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हो वो मिस्टीरियस चीजों से भरा हुआ है, उसके अंदर मौजूद क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। उसे बहुत ब्यूटीफुली यूनिवर्स इन ए नटशेल स्टीफन हॉकिंग की इस किताब में बताया गया है। ये किताब की खासियत यह है कि यूनिवर्स के फंडामेंटल और कोर कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंपल भाषा में समझाती है, जिसे आप सुन सकते हो ऑडियो फॉर्मेट में कुकू एफएम ऑडियो ऐप पर। कुकू एफएम ऐप एक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 5000 प्लस आवर्स का नॉन फिक्शन कंटेंट मिल जाएगा समरी फॉर्मेट में, ताकि आपका समय भी बचे। इसके साथ ही ये सभी किताबें आपको रीजनल लैंग्वेजेस में सुनने मिलेगी, जैसे कि हिंदी, मराठी, गुजराती एटसेट्रा। और ये किताबें उन सभी जॉनर्स की है जो आपके लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती है, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस, हिस्ट्री, मोटिवेशन, साइंस, बिजनेस, करियर, लीडरशिप जैसे डिफरेंट जॉनर्स। सो बात बिल्कुल सिंपल है, अब आप जब चाहो, जहां चाहो और जो किताब चाहो वो आसानी से सुन सकते हो अपना समय बचाते हुए। और इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन वैसे तो सिर्फ 399 रुपीज है, बट अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करोगे या मेरा कूपन कोड यूज करोगे जो है GS200, तो फर्स्ट 250 यूजर्स को 200 रुपीज ऑफ मिलेगा, यानी सिर्फ 199 रुपीज में इसका सालाना का सब्सक्रिप्शन। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद इन योरसेल्फ। और अब वापस आते हैं हमारे वीडियो पर। एक्चुअली बात यह है कि वॉयेजर 1 ने इंटरस्टेलर स्पेस में जितनी भी आवाजें सुनी है वो आवाजें एक्चुअल में आवाजें है ही नहीं, बिकॉज स्पेस में साउंड तो ट्रैवल ही नहीं कर सकता। ये लो फ्रीक्वेंसीज कंटिन्यूअस हम्स जो वॉयेजर 1 पकड़ रहा था वो असल में सोलर सिस्टम के मिल्की वे में दौड़ने की आवाज है। नहीं समझे? जब आप एक गाड़ी में बैठकर तेजी से आगे बढ़ते हो तो हवा को काटकर आगे बढ़ने की वजह से इंजन नॉइस के अलावा हवा का भी एक कंटिन्यूअस फड़फड़ाना हमें सुनाई देता है। सोलर सिस्टम जब तेजी से मिल्की वे के सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ई के इर्द गिर्द साउंड की स्पीड से चक्कर काटता है, तब वो इंटरस्टेलर मीडियम में मौजूद गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स को काटता हुआ आगे बढ़ता है। और अब ऐसे में सोचो हीलियोपॉज के बाहर प्रेशर और फ्रिक्शन से कितनी हीट जनरेट होती होगी। माइंड बॉगलिंग, राइट? आप मानोगे नहीं, मगर ये हीट इतनी ज्यादा होती है कि बाहर मौजूद गैस और डस्ट पार्टिकल्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली आयोनाइज हो जाते हैं और अल्ट्रा गर्म प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रिएटिंग अ टर्बुलेंस से भरा हुआ हॉट प्लाज्मॉइड रीजन कॉल्ड बोशॉक। इसका परिणाम वॉयेजर 1 का हीलियोपॉज के बाहर कदम रखना इज एग्जैक्टली सिमिलर टू किसी माइक को चलती गाड़ी के बाहर निकालना, क्योंकि गाड़ी के केस में टर्बुलेंट हवा साउंड वेव्स के रूप में फड़फड़ाती है और सोलर सिस्टम के केस में टर्बुलेंट चार्ज प्लाज्मा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में फड़फड़ाती है। वॉयेजर 1 इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फिर नासा को भेजता है और फिर उसे साउंड वेव्स में कन्वर्ट करके सुना जाता है। सो असल में वो रिकॉर्डिंग्स ओरिजिनली साउंड वेव्स की है ही नहीं। और रही बात इस प्रेजेंट इशू की, जिसमें वॉयेजर 1 अपनी मूवमेंट्स और ओरिएंटेशन को लेकर काफी कंफ्यूज नजर आ रहा है, वो भी नासा के अनुसार बस एक टेक्निकल खराबी के चलते हो रहा है, किसी एलियन के वजह से नहीं। उनका अनुमान है कि वॉयेजर 1 हीलियोपॉज के बाहर कदम रखने के बाद अब क्योंकि ऑलमोस्ट 10 साल से प्लाज्मा के थ्रू आगे बढ़ रहा है, शायद उसके एटीट्यूड आर्टिकुलेशन एंड कंट्रोल सिस्टम AACS में कुछ खराबी आ गई हो। यह सिस्टम एक्चुअली वॉयेजर 1 के हाई गेन एंटेना को पृथ्वी की तरफ पॉइंटेड रखने में मदद करता है ताकि पृथ्वी से कनेक्शन बरकरार। बट वेट अ मिनट, वॉयेजर 1 और 2 मिशंस की करंट प्रोजेक्ट मैनेजर सुजैन डॉड का यह कहना है कि वॉयेजर 1 अब भी बिना किसी डीले के
डेटा सेंड और रिसीव कर रहा है, which means उसका हाई गेन एंटेना प्रॉपरली हमारे तरफ पॉइंटेड है। मतलब देखो, सुजान की बातों का मतलब सिर्फ इतना है कि प्रोबेबली ACS सिस्टम अब भी बिल्कुल भी सही काम कर रहा है। वॉयेजर को प्रॉपरली ओरिएंटेड रखने में बस किसी बिगड़ी हुई डिजिटल वेइंग मशीन की तरह शायद उसका कैलिब्रेशन थोड़ा सा हिल गया है। वैसे भी ऑलमोस्ट 45 इयर्स पुरानी टेक्नोलॉजी आखिर कितने ही साल टिकती। द ओनली थिंग जो उस पर लंबे समय तक टिकने के लिए बनाया गया है वो है ये गोल्डन रिकॉर्ड, जिसमें एलियंस के लिए 2 घंटों के पिक्चर्स, म्यूजिक और साउंड रिकॉर्डिंग्स लोडेड है। बट दिस मेक्स मी थिंक कि अगर वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 इंटरस्टेलर मिशंस के लिए बनाए ही नहीं गए थे, उन्हें सिर्फ हमारे गैस जैंट्स को स्टडी करने के लिए बनाया गया था, तो उन पर एलियंस के लिए संदेश भेजने की जरूरत ही क्या थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि ओरिजिनली वॉयेजर मिशंस को एलियन के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए ही बनाया गया हो? क्योंकि इस मिशन में भेजे गए गोल्डन रिकॉर्ड के कवर पर उसे प्ले करने का यूजर मैनुअल भी कार्व किया गया था, वो भी ऐसे पिक्टोरल डायग्राम्स की मदद से जिसे एलियंस भी डिसाइफर कर सके। उन्हें बस सबसे पहले शुरू करना होगा इस इमेज से। ये इमेज सबसे कॉमन पार्टिकल यानी हाइड्रोजन एटम की मदद से इंसानी टाइम समझने में मदद करता है। एक्चुअली एक हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन हर फिक्स इंटरवल पर अपनी स्पिन की दिशा बदलता है, जिसकी वजह से इट एमिट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये रेडिएशन वेव इतनी तेज होती है कि एक फिक्स पॉइंट से पास होने के लिए इसकी एक वेव को सिर्फ 0.7 नैनो सेकेंड्स लगते हैं, विच इज हाइड्रोजन का वेव पीरियड। वंस दे डिकोड दिस, उन्हें जाना है इन 2 इमेजेस पर जो बाइनरी कोड में ये बताते हैं कि उस रिकॉर्ड के कंप्लीट स्पिन कितने सेकंड्स में पूरे होने चाहिए कि उसमें से गाने सुनाई दे। एक्चुअली ये बाइनरी कोड ट्रांसलेट होता है इनटू 5.1 बिलियन हाइड्रोजन वेव पीरियड्स, जिसे 0.7 नैनो सेकंड से मल्टीप्लाई करने पर टोटल आता है 3.6 सेकंड्स। यानी 1 रोटेशन पर 3.6 सेकंड्स की स्पीड से रिकॉर्ड को घुमाया तो फोनोग्राफ में ऑडियो चलने लगेगा। बट देन उन 116 फोटोज का क्या, वो कैसे दिखाई देंगे? वेल, उसे डिसाइफर करना ये राइट साइड के इमेजेस सिखाते हैं। ये इमेजेस बेसिकली ये बताते हैं कि देखो, एक कंप्लीट इमेज बस हजारों लाइंस का एक कलेक्शन ही तो होती है, और इसीलिए अगर आप इन रिकॉर्डेड वेव सिग्नल्स को लाइंस के रूप में पास पास अरेंज करते हो तो उनसे इमेजेस भी फॉर्म होने लगेंगे एंड यू विल हैव ऑडियो एंड वीडियो बोथ। आई मीन, क्वाइट इंटरेस्टिंग राइट? इट्स लाइक अ पजल। बस यहां पर ना एक दिक्कत है, बिकॉज अगर किसी एलियन सभ्यता को ये गोल्डन रिकॉर्ड मिल भी जाता है तो बात यह है कि क्या वो बाइनरी कोड को समझ पाएगा? आई मीन, क्या उनके ट्यूशन टीचर्स ने उन्हें पृथ्वीवासियों की तरह नंबर सिखाए होंगे? इसकी क्या गारंटी है? वेल, आपको क्या लगता है, क्या एलियंस अगर मिल भी जाते तो क्या उसे डिसाइफर कर सकते हैं? और फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट्स पे बताना, लाइक करना अगर पसंद आया तो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, और फ्रेंड्स जाने से पहले कुकू FM ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड यस, एज ऑलवेज, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.